हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जब भी मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की आपसे बात करता हूं तो इसका मतलब साफ होता है कि आपको यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस के मैकेनिज्म को स्टडी करना है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन। तो सिंपल है, आज के इस टॉपिक को हम प्रॉपर वे में समझेंगे, लेकिन वो आपको तभी समझ में आने वाला है जब आप मेरे इस लेक्चर को बिल्कुल आखिरी तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लेक्चर को बहुत पेशेंस के साथ आखिरी तक देखना है। आप डेफिनेटली जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसको 100% समझ पाएंगे और शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात होती है तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज पढ़ चुके हैं। एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक एयर का, ऑक्सीजन रिच एयर का हमारे लंग्स में एंटर होना, जबकि एक्सहेलेशन का मतलब होता है कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का एटमॉस्फेयर में रिलीज होना। जब इनहेलेशन की बात होती है तो आप इसको बहुत सिंपल वे में ब्रीद इन करना भी कह सकते हैं, यानी कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो वो प्रोसेस है इनहेलेशन। जबकि जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं वो प्रोसेस है एक्सहेलेशन, जिसको आप ब्रीद आउट करना भी कह सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल बात हो गई जो आपको पहले से पता थी, लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। मेरा क्वेश्चन केवल इतना है कि जब भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन रिच एयर आपके लंग्स में एंटर करती है तो क्या आपके लंग्स में कोई पंप लगा हुआ है जो एटमॉस्फेयर की एयर को अपने अंदर खींचता हो, या फिर एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा पंप लगा हुआ है जो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को खींचने का काम करता हो? तो आपका यहां पर आंसर होगा कि हमारे लंग्स के अंदर और हमारे लंग्स के बाहर यानी एटमॉस्फेयर में कहीं भी कोई भी ऐसा पंप नहीं लगा हुआ है जो एयर को लंग्स से खींचे या एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स में खींचे। तो फिर यह कैसे पॉसिबल है? इसी का आंसर देने के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूं। जब भी एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स में एंटर करती है या जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है तो यह केवल इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या है तो मैं आपको आंसर दे सकता हूं कि हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो लिटरली डिफरेंस इन एयर प्रेशर है, यानी कि लंग्स के अंदर अगर एयर का प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर में अगर लंग्स के कंपैरिजन में एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंटर कर सकती है। इसके अपोजिट अगर आपके लंग्स में एयर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, अगर आपके लंग्स में एयर का प्रेशर बढ़ा दिया जाए एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली हाई टू लो प्रेशर का जो मूवमेंट होगा अब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगी आपके लंग्स की पल्मोनरी कैविटी में वो आपके लंग्स से एटमॉस्फेयर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगी और वो बाहर रिलीज हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को और भी प्रॉपर तरीके से आप समझ पाएंगे जब आप अच्छे से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझ चुके होंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ना होगा। इन बेसिक कंसेप्ट्स के बिना आप कभी भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को नहीं समझ सकते। इवन आप एनसीईआरटी से भी अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो भी आपको यह टॉपिक तभी समझ में आएगा जब आप मेरे इस लेक्चर में जो मैं बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूं उनको सही तरीके से समझ चुके होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में हमारा पहला कंसेप्ट है कि आपको यह बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है कि थोरासिक कैविटी एंड थोरासिक चैम्बर क्या होता है। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी है, जो हमारी बॉडी के अंदर सीलोम है, फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, उसको डायफ्राम जैसी एक डोम शेप्ड मसल दो कैविटी में डिवाइड कर देती है। जो हमारी अपर कैविटी है उसको हम थोरासिक कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारे वन पेयर ऑफ लंग्स लोकलाइज्ड हैं, जबकि डायफ्राम के नीचे जो हमारी लोअर कैविटी है उसको हम एब्डोमेन कैविटी कहते हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लोकलाइज्ड हैं, लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर,
एटसेट्रा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी बॉडी में थोरासिक कैविटी क्या है, तो आप कहेंगे हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो हमारी थोरासिक कैविटी है। डायफ्राम के ऊपर की जो खाली कैविटी है वो हमारी थोरासिक कैविटी है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी जो थोरासिक कैविटी है वो चारों तरफ से सराउंडेड है, या तो बोन से या कुछ स्पेसिफिक मसल से। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी थोरासिक कैविटी को डॉर्सली सराउंडेड करने का काम जो कर रहा है वो है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। वेंट्रली हमारी थोरासिक कैविटी को सराउंड कर रही है हमारी ब्रेस्ट बोन, जिसको हम स्टर्नम के नाम से भी जानते हैं। तो वेंट्रली स्टर्नम जो है वो हमारी थोरासिक कैविटी को सराउंडेड करने का काम कर रही है, जबकि अगर मैं लेटरली बात करूं तो हमारी 12 पेयर्स यानी कि 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो एक प्रोटेक्टिव केज का फॉर्मेशन करती हैं लेटरली, जो हमारी थोरासिक कैविटी को कवर्ड करती हैं। तो लेटरली हमारी थोरासिक कैविटी सराउंडेड बाय 12 पेयर ऑफ रिब्स, जबकि विलो अगर मैं बात करूं, विलो मतलब नीचे की ओर जो आप जानते हैं, तो वहां पर हमारी थोरासिक कैविटी को सराउंड करने का काम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोम शेप्ड मसल्स कर रही है, जिसका नाम है डायाफ्राम। तो आपको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं बिल्कुल अब आगे बढ़ सकता हूं। हमारी थोरासिक कैविटी में हमारे 1 पेयर ऑफ लंग्स लोकलाइज्ड हैं, एंड थोरासिक कैविटी हमारी बॉडी के सीलोम की अपर कैविटी है, डायफ्राम के ऊपर की चेस्ट कैविटी है, जिसको वेंट्रली, डॉर्सली, लेटरली और विलो पोजीशन पर वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स एंड मसल जो है वो सराउंडेड करने का काम कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी थोरासिक कैविटी के भी बाहर हमारी स्किन प्रेजेंट है। हमारी थोरासिक कैविटी जो है उसके बाहर हमारी स्किन प्रेजेंट है, उसके बाहर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो हमारे बॉडी की थोरासिक कैविटी के ऊपर जो एक वॉल है, हमारी बॉडी की थोरासिक कैविटी के भी ऊपर जो एक वॉल है, एक कवरिंग है, कवरिंग ऑफ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यूज, उसको आप बॉडी वॉल कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो बॉडी वॉल है, जो कि स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, और हमारी जो थोरासिक कैविटी है उसको एक साथ अगर मैं चाहूं तो एक नया नाम दे सकता हूं, दैट इज थोरासिक चैम्बर। देखिए, थोरासिक कैविटी और थोरासिक चैम्बर में कोई बहुत ज्यादा बड़ा रिमार्केबल डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप निकालने बैठेंगे तो डिफरेंस है। थोरासिक कैविटी जस्ट आपकी बॉडी की चेस्ट कैविटी है विच सराउंडेड बाय रिब्स लेटरली, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली, स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन वेंट्रली एंड डायफ्राम इन विलो पोजीशन। लेकिन हमारी जो थोरासिक कैविटी है उसके बाहर जो हमारी बॉडी वॉल प्रेजेंट है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज और स्किन से मिलकर बनी है, तो मैं कह सकता हूं हमारी बॉडी वॉल प्लस थोरासिक कैविटी को एक साथ थोरासिक चैम्बर। तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रोल है आगे आपको जब आप ब्रीदिंग की मैकेनिज्म को समझेंगे। अगला बेसिक कंसेप्ट जो आपको मैं समझाने वाला हूं वो ये कि थोरासिक कैविटी या चैम्बर इज द एयर टाइट चैम्बर, यानी कि हमारी थोरासिक कैविटी जो है वो एक एयर टाइट चैम्बर है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारी थोरासिक कैविटी को लेटरली रिब्स सराउंडेड करने का काम कर रही हैं, तो रिब्स क्या हैं? बोन्स हैं। तो फिर क्या रिब्स की प्रेजेंस की वजह से हमारी थोरासिक कैविटी या थोरासिक जो चैम्बर है वो एयर टाइट बना रहेगा या नहीं बना रहेगा? तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे समझिए कि हमारा जो भी थोरासिक कैविटी है या चैम्बर है वो एक एयर टाइट चैम्बर है, और इसको एयर टाइट बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक मसल फाइबर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि हमारी जो रिब्स हैं उनके बीच में, रिब्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं जो पूरी तरह से रिब्स को पैक कर देती हैं और थोरासिक कैविटी को एयर टाइट बनाने का काम करती हैं। देखिए, मैंने यहां पर इस तरीके से ये कुछ मसल सेल्स या फाइबर्स को या मसल्स को कहा जाए, मैंने रिब्स के बीच में इस तरीके से बाहर की ओर से लोकलाइज्ड कर दिया, जो दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट हैं। और इसी तरह से बहुत सारे मसल्स को मैं रिब्स के बाहर इस तरीके से लोकलाइज्ड कर देता हूं। तो रिब्स के ऊपर की ओर यानी बाहर, रिब्स के बाहर दो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनको आप
इंटरकॉस्टल मसल कहेंगे, क्योंकि ये इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स में बाहर की ओर प्रेजेंट है, इसलिए इनको मैं नाम दे सकता हूं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, एंड कॉस्टल टर्म हम जनरली रिब्स के लिए यूज करते हैं। कॉस्टल का मतलब रिब्स होता है। दो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं बेसिकली दे आर इंटरकॉस्टल मसल्स, पर दो रिब्स के बीच में ऐसी मसल्स जो बाहर की ओर प्रेजेंट हैं, जो बाहर से दो रिब्स को ढकने का काम कर रही हैं, आप उनको एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहेंगे। जबकि दो रिब्स के बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल्स अंदर की ओर से प्रेजेंट हैं, यानी अंदरूनी हिस्से में प्रेजेंट हैं, जो मैं यहां ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, उन्हें आप इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कह सकते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो बहुत सिंपल है, कंसेप्ट को आपको समझना होगा। मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि हमारी थोरासिक कैविटी एक एयर टाइट चैम्बर है, और इसको एयर टाइट बनाने का काम दो वेरियस टाइप की इंटरकॉस्टल मसल्स कर रही हैं। एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरी एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से ही हमारा जो रिब केज होता है वो पूरी तरह से एयर टाइट बन जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर की कैविटी है, जो अंदर की थोरासिक कैविटी है, वो एक एयर टाइट इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकती है। अगला कंसेप्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है मैं आपको बता देता हूं। केमिस्ट्री में जनरली इस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। तो बॉयल्स लॉ का मतलब बहुत सिंपल होता है, इसको गैस लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका कंसेप्ट केवल इतना है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर एयर को भर दिया जाए, अगर किसी कंटेनर के अंदर किसी एयर को या गैस को भर दिया जाए, तो जो गैस का प्रेशर होगा वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। यानी मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मैं बॉयल्स लॉ को बायोलॉजी पर अप्लाइड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपके जो लंग्स हैं वो एक एयर टाइट कंटेनर का काम कर रहे हैं। आपके जो लंग्स हैं वो मान लीजिए कंटेनर हैं, और लंग्स के अंदर का जो स्पेस है, वॉल्यूम है, उसको आप पल्मोनरी वॉल्यूम कह सकते हैं, उसको आप वॉल्यूम ऑफ द लंग्स कह सकते हैं। अगर लंग्स के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को भर दिया जाए, अगर लंग्स के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को भर दिया जाए, फिर लंग्स की जो वॉल्यूम है अगर उसको आप इंक्रीज करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में जो एयर लंग्स के अंदर भरी होगी उसका जो प्रेशर होगा वो आप देखेंगे कम हो जाएगा। एंड जब आप लंग्स की वॉल्यूम को कम करेंगे, यानी कि जब आपके लंग्स सिकुड़ेंगे ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, तो आप देखेंगे लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखिए कि हमारे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसका रीजन है कि लंग्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है। एंड अगर आपके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो लंग्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब साफ हुआ कि जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है उनके बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यही केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस लॉ का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप देखिए, आपके लंग्स को मैंने क्या बोला, एक कंटेनर मान लीजिए। तो ये लंग्स आपके एक कंटेनर की तरह हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, अगर लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा, एयर का डिक्रीज। एंड अगर लंग्स की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगी तो जो प्रेशर होगा एयर का लंग्स के अंदर वो क्या होगा, इंक्रीज। तो प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द लंग्स, pressure of the air inside the lungs is inversely proportional to pulmonary volume। तो मैंने बॉयल्स लॉ को बायोलॉजी के वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि द प्रेशर of the air inside the lungs is inversely proportional to pulmonary volume। यानी कि हमारे लंग्स के अंदर की जो वॉल्यूम है वो कम होने पर लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, और लंग्स के अंदर की पल्मोनरी वॉल्यूम के इंक्रीज होने पर लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा।
अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि वो गुब्बारे की तरह है और ये बहुत क्लोजली अटैच है हमारी थोरासिक कैविटी से। तो आपको याद रखना होगा, आपने जब एनाटॉमी ऑफ लंग्स को पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि हमारे जो लंग्स हैं वन पेयर वो हमारी थोरासिक कैविटी में लोकलाइज्ड हैं एंड लंग्स के सराउंडेड दो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लंग्स को कवर्ड किए होती हैं। जो लंग्स के बाहर लंग्स की सरफेस पर ही प्रेजेंट मेम्ब्रेन है जो क्लोज कॉन्टैक्ट रखती है लंग्स की सरफेस से, उसको हम विसरल प्लूरा कहते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। जबकि दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि थोरासिक कैविटी से क्लोज कॉन्टैक्ट रखती है, यानी कि ये ब्लू कलर वाली, उसको हम पैराइटल प्लूरा या इसको आउटर प्लूरा भी कहते हैं। तो दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन जो लंग्स के बाहर लंग्स को एनक्लोज किए हुए हैं, या तो विसरल प्लूरा या पैराइटल प्लूरा, इनके बीच में एक बहुत छोटा सा स्पेस होता है और इस छोटे से स्पेस को यहां पर मैंने नाम दिया है प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी क्या है? लंग्स को एनक्लोज करने वाली दोनों मेम्ब्रेन, यानी इनर प्लूरा विसरल प्लूरा भी कहते हैं एंड आउटर प्लूरा जिसको हम पैराइटल प्लूरा कहते हैं, उनके बीच में एक बहुत छोटा सा नैरो सा स्पेस होता है जिसको हम प्लूरल कैविटी कह सकते हैं। आपको बता दूं कि लंग्स जो हैं और जो थोरासिक कैविटी है उनके बीच में जो एक छोटा सा स्पेस है वही लिटरली प्लूरल कैविटी है और लंग्स जो हैं वो अल्टीमेटली थोरासिक कैविटी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, क्लोजली अटैच होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी तरीके से थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ा दें, अगर आप थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली यहां पर लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी एंड अगर आप थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को कम करेंगे तो यहां पर लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगी। देखिए, आप प्रैक्टिकली सोचिए, जब मैं अपनी सांस को अंदर लेने की कोशिश करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि मेरे जो चेस्ट कैविटी है, जो मेरी थोरासिक कैविटी है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब उसके अंदर लंग्स जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं। अगर हमारी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी तो अंदर लंग्स भी फैलना स्टार्ट कर देंगे एंड जैसे ही हम थोरासिक कैविटी को उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, जैसे कि मैंने सांस को छोड़ा तो मैंने अपनी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को कम किया, तो यहां पर लंग्स की भी जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सीधा सा कंसेप्ट है, अगर आपको लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम को बढ़ाना है तो आपको चाहिए कि आप थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाइए। अगर आपको लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम को कम करना है तो आपको चाहिए कि आप थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को कम करिए। यानी कि लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम को कम या ज्यादा करने के पीछे का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम के कम या ज्यादा होने पर, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बस इस लेक्चर को मन लगाकर आखिरी तक देखिए। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी अगर इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है या पल्मोनरी वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो भी इंक्रीज होगी एंड अगर वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली यहां पर वॉल्यूम ऑफ लंग्स या पल्मोनरी वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी डिक्रीज होगी। तो यहां पर ये रिलेशनशिप बिल्कुल प्रोपोर्शनल है। आपको थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ेगी और अगर लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, तो एयर का जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज होगा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में समझाया बोयल्स लॉ में। एंड बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा। सिंपल है। अब आपको इस कंसेप्ट को थोड़ा सा याद रखना है ताकि आप आगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन को प्रॉपर वे में समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप खुद अब प्रैक्टिकली कंसीडर करिए। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एटमॉस्फेयर की एयर को अपने लंग्स के अंदर एंटर करूं तो मुझे क्या करना होगा। मेरे लंग्स में एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन रिच एयर तभी एंटर कर सकती है जब मेरे लंग्स के अंदर की जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो, क्योंकि लंग्स की अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो लंग्स में प्रेजेंट जो एयर का प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और उस कंडीशन में एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होगा। तो सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिच एयर फ्लो करके एंटर करेगी हमारे लंग्स में।
तो अगर आपको इनहेलेशन करना है, इंस्पायरेशन करना है, तो यह तभी पॉसिबल है जब लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो कम हो। और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर कम हो गया तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पंप का हेल्प लिए आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स में ले सकते हैं। तो यह कंसेप्ट आपको समझना है। तो चलिए, अब क्वेश्चन यह उठता है कि हमारे लंग्स में एयर का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर के कंपैरिजन में कम कैसे होगा। तो इसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। पहले मैं आपको किसका रोल बता रहा हूं, रोल ऑफ डायफ्राम इन इंस्पायरेशन, यानी कि लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं कि मसल्स और बोन्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। यहां पर मसल्स जो है, एक डायफ्राम और दूसरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो पहले मैं किसका रोल आपको बता रहा हूं, रोल ऑफ डायफ्राम इन इंस्पायरेशन। आप देखेंगे जब आप इंस्पायरेशन या इनहेलेशन करेंगे तो उस समय आपका जो डायफ्राम है, जो कि एक डोम शेप्ड मसल है, देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये हमारी डोम शेप्ड डायफ्राम मसल है। जब आप इंस्पायरेशन करेंगे तो आपकी ये डोम शेप्ड डायफ्राम मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी इस तरीके से। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप देखेंगे ये डायफ्राम मसल जो है वो डोम शेप्ड की जगह फ्लैट हो जाएगी और नीचे की ओर दबेगी या झुक जाएगी, यानी कि लोअर डाउन हो जाएगी। तो जैसे ही इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम की जो मसल है इट बिकम फ्लैट एंड लोअर डाउन। जब डायफ्राम की मसल नीचे की ओर जाएगी और फ्लैट हो जाएगी तो सिंपल है, इस वजह से हमारी जो थोरैसिक कैविटी है उसकी ऊपर और नीचे की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसको मैं कह सकता हूं एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। डायफ्राम क्या कर रहा है इंस्पायरेशन के समय पर, ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम बिकम फ्लैट एंड लोअर डाउन, thereby increasing the volume of thoracic cavity in anteroposterior axis, यानी ऊपर और नीचे की जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, तो देखिए एक डायग्राम मैंने आपके सामने रख दिया, इसमें आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जा रहा है और फिर ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन डायफ्राम अगेन अपने नॉर्मल शेप में आ रहा है, डोम शेप्ड में आ रहा है। तो जब डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है तो आप देख रहे हैं थोरैसिक कैविटी की जो एंटेरो पोस्टीरियर वॉल्यूम है एक्सिस पर वो इंक्रीज हो रही है। और जब डायफ्राम अपने नॉर्मल शेप को रिटर्न कर रहा है, यानी कि वो डोम शेप्ड शेप में जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि एंटेरो और पोस्टीरियर एक्सिस पर जो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है। तो सिंपल है, जैसे ही हम देखेंगे डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और थोरैसिक कैविटी की एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली यहां पर आप देखेंगे थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट होगा। यानी कि अगर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर, तो सिंपल है, लंग्स जो है उनके अंदर की पल्मोनरी कैविटी की जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लंग्स बलून लाइक स्ट्रक्चर है और वो थोरैसिक कैविटी के साथ क्लोजली अटैच है। अब भाई सिंपल है, अगर लंग्स के अंदर की पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो लंग्स के अंदर भरी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ हम जानते हैं कि जो प्रेशर होगा लंग्स के अंदर एयर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ द लंग्स या पल्मोनरी वॉल्यूम के। तो अगर लंग्स की पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट यहां पर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो कम हो गया और एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर लंग्स में प्रेजेंट एयर के प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा। तो आराम से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एंटर कर जाएगी आपके लंग्स में एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। तो एयर एंटर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स एट इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर
टू लोअर प्रेशर। तो आप समझ गए होंगे प्रेशर ग्रेडियंट में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट कैसे क्रिएट हो रहा है। लंग्स की वॉल्यूम जो है, एयर की वॉल्यूम लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो क्या हो गया, कम, और एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर लंग्स के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट में जो आप देख रहे हैं कि एक चेंजेस आ रहा है, यहां पर एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, यानी कि प्रेशर ऑफ द एयर है उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, और इस वजह से एटमॉस्फेयर की एयर जो है वो हाई से लो प्रेशर की ओर मूव करके आपके लंग्स में आ जाएगी। चलिए अब मैं बताता हूं कि जब आप इनहेलेशन करते हैं तब डायफ्राम के साथ साथ सेम टाइम पर आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस या इनहेलेशन की प्रोसेस में जो दो मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं उसमें से एक का नाम है डायफ्राम, जिसका रोल आपने समझ लिया। उसी सेम टाइम पर आपकी रिब्स के बीच में बाहर की ओर प्रेजेंट जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उनका रोल क्या होगा, देखिए जल्दी से। आप देखेंगे कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन या इंस्पायरेशन जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो आपके रिब्स को और स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन को बाहर की ओर लिफ्ट करेंगी। देखिए इस तरीके से। तो जैसे आप इनहेलेशन करेंगे और उस समय पर आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से आपका रिब और आपकी स्टर्नम बोन जो है वो बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड लिफ्ट होगी, बाहर की ओर खिंचेगी। जिससे क्या होगा, जिससे कि जो थोरासिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। तो कैसे डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो मतलब हो गया पीछे, बैक, एंड वेंट्रल मतलब हो गया फ्रंट। तो आपके रिब्स और स्टर्नम बोन को जब लिफ्ट करेंगी आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर की ओर, तो आप देखेंगे आगे और पीछे की जो थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डायफ्राम क्या कर रहा है, डायफ्राम एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी को इंक्रीज कर रहा है, जबकि आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन क्या कर रही हैं, आपकी थोरासिक कैविटी की डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हैं। इस तरीके से थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या इंक्रीज होने की वजह से, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स यहां पर मान लीजिए ये हैं, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जो अपने आप को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आप देखेंगे जो हमारा रिब केज है और जो स्टर्नम है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, जिससे थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज, जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अब जब थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो सिमिलरली आप देखेंगे जो पल्मोनरी कैविटी है उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आपको बार बार बता दिया है कि जो हमारे लंग्स हैं वो हमारी थोरासिक कैविटी के साथ क्लोजली अटैच हैं। तो जैसे ही थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हुई डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर, वैसे ही पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। और अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ हम जानते हैं कि जब भी हमारी पल्मोनरी कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो उसके अंदर यानी लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और एयर का प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर एयर के प्रेशर से ज्यादा होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में एंटर कर जाएगी और इनहेलेशन की प्रोसेस कंडक्ट हो जाएगी। तो पूरे इनहेलेशन की प्रोसेस को अगर कलेक्टिवली आपको डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो आप केवल मेरे 4 लाइनें याद रखिए। जब भी हम इनहेलेशन करते हैं तो एटमॉस्फेयर की एयर को अपने लंग्स में एंटर कराते हैं। एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स में एंटर हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे लंग्स की जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो, ताकि लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज हो सके। इसके लिए हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डायफ्राम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि वो डोम शेप्ड से फ्लैट हो जाता है और डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर झुक जाता है, जिससे कि एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर हमारी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। उसी समय पर हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है और जो रिब्स हैं वो लिफ्ट होते हैं
आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर, जिससे कि डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पर हमारी थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। थोरासिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, जिससे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एयर जो है एटमॉस्फेयर की वो हमारे लंग्स में एंटर कर जाएगी। तो आई होप कि आप अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन क्या होती है। आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसमें आपने देखा कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। बस इन्हीं मसल्स का रोल एक्सहेलेशन में भी है। अंतर केवल इतना है कि जब आपका डायफ्राम रिलैक्स होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब वो रिलैक्स होगा, और जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इनहेलेशन में, अब वो रिलैक्स होंगी, तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से अगेन ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगी, जिससे थोरासिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो पहले की तरह कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इससे क्या होगा, तो सिंपल है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर ऑफ डायफ्राम एंड external intercostal causes it to come in normal position which reduces the volume of thoracic cavity। यानी कि आपका डायफ्राम रिलैक्स हो गया, आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गई, तो डॉर्सोवेंट्रली और एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर जो वॉल्यूम बढ़ गई थी अब वो फिर से नॉर्मल यानी कि कम हो जाएगी, जिससे कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। और पल्मोनरी वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो लंग्स होंगे उनके अंदर जो एयर का प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगी, तो अगेन जो थोरासिक कैविटी है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, जिससे कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, जिससे कि लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। और इस वजह से आप देखेंगे अगेन एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। यानी कि अब प्रेशर ग्रेडियंट कैसा क्रिएट होगा कि लंग्स के अंदर एयर का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू एटमॉस्फेयर में एयर के प्रेशर से, जिससे कि लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो अब बाहर की ओर रिलीज हो जाएगी, यानी कि लंग्स से एयर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। और इस प्रोसेस को ही बच्चों हम बोलेंगे एक्सहेलेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर में लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निर्मुक्त करना या रिलीज करना। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्सहेलेशन का कंसेप्ट। आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं और जब आप फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हैं, तब आप देखेंगे कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम के भी अलावा कुछ और भी ऐसी मसल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट कर देंगी, यानी कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। इसके बारे में अधिक जानकारी दूंगा मैं अपने आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपने इस लेक्चर को बहुत पेशेंसफुली सुना, समझा, जाना। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन पर अपना डाउट जरूर लिखकर बताएं। मैं आपके उस डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, धन्यवाद।